हाँ तो गाइस, ये लास्ट वीडियो है इस पूरी सीरीज़ की। इस पूरी सीरीज़ में 4 यूनिट्स थे पर्सनल फाइनेंस के। चारों यूनिट्स में से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 उसको मैंने 4 वीडियोस में अलग से बता दिया है। सब में मोस्टली थ्योरेटिकल था। उसके बाद एक बहुत पुरानी मेरी मिड सेम से पहले की न्यूमेरिकल्स पर वीडियो थी, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, पर मैं इस प्लेलिस्ट में रहने दूंगा, जो शायद से वीडियो नंबर 5 है। और ये लास्ट वीडियो जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स दोबारा कवर करवा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स सिर्फ हमारे यूनिट 1 और यूनिट 2 में है। टॉपिक्स भी बता देता हूँ। न्यूमेरिकल्स का टॉपिक है, एक तो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आती है, पीवी एफवी। दूसरा है एनुइटी। एनुइटी भी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का ही पार्ट है। ये हो गया हमारे यूनिट 1 में 2 टॉपिक्स की न्यूमेरिकल्स। यूनिट 2 में है रिटर्न एंड रिस्क पर है, ठीक है। तो एक तो रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेशन है और दूसरा है हमारा होल्डिंग पीरियड वगैरह। बाकी यूनिट 4 में भी आप बुक्स वगैरह में देखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग पर न्यूमेरिकल्स है, बट वो इसी पर आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड एन्युटी। यूनिट 1 की न्यूमेरिकल्स पर ही आते हैं। तो और यूनिट 3 में टैक्स कैलकुलेशन है, जो कि न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, थ्योरेटिकल ये है कि कितने परसेंटेज टैक्स कौन सी कैटेगरी के हिसाब से कितना लगता है। तो उसे न्यूमेरिकल्स कहेंगे नहीं, आज सच कोई खास न्यूमेरिकल नहीं। टैक्स कैलकुलेशन है कि कितना टैक्स एक बंदे को देना है। खैर, तो आपको क्या करना है, यूनिट 1 से लेकर 4 तक की थ्योरेटिकल वीडियो सीखनी जो डालिए। फिर एक पुरानी मिड सेम वाली वीडियो ना भी देखिए मेरी न्यूमेरिकल्स की तो चलेगा, ये वाली वीडियो अब मेन है। तो सबसे पहला टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही बताता है कि महंगाई के बढ़ते बढ़ते पैसे की वैल्यू घट जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज कोई चीज़ मैं 10 रुपये में खरीद रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कल भी सेम चीज़ 10 रुपये में मिलेगी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि 10-15 साल पहले जब हम छोटे थे हम सब, तो 10-15-20 रुपये में बहुत सारा सामान आ जाता था, बहुत सारी चॉकलेट आ जाती थी। लेकिन अब क्या है, 10 रुपये में कुछ नहीं आता। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, प्राइस भी बढ़ता है और परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन्फ्लेशन की वजह से घटती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो उसमें फॉर्मूला है PV 1 + R की पावर n। ये है FV फ्यूचर वैल्यू, PV है प्रेजेंट वैल्यू, 1 + R की पावर n में R है इंटरेस्ट रेट, n है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। तो इंटरेस्ट रेट पर ईयर होता है ये इंटरेस्ट हर साल लगता चला जाता है नई प्रेजेंट वैल्यू पर, तो इसीलिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी में अगर PV को एक जगह ले जाएं तो ये वाला टर्म इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा, जिसे डिस्काउंटिंग फार्मूला बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो अगर और फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो कंपाउंडिंग फार्मूला बोलते हैं। तो आपको बस एक ही याद करना है। इस पे कुछ क्वेश्चन है। मिस्टर साहा है, एज है उनकी इतनी, ये रिटायरमेंट प्लानिंग का है। रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे पता चलता है हमें, कितने पैसे चाहिए होंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी करूं कि पर मंथ मुझे इतने पैसे मिले मेरी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे रिटायरमेंट के बाद मेंटेन करने के लिए। इसमें कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5,40,000 दे दिया है। ओल्ड स्पेंड्स इतना पैसा स्पेंड करता है टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन इज इतना % फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ। अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड मतलब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इसे फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, कैसे पता प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, मिस्टर साहा जो है इतना पैसा खर्च ऑलरेडी करते हैं, स्पेंड से लिखा हुआ है, ठीक, इसलिए इसे बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, क्योंकि अभी खर्च कर रहे हैं ना, पता है कितना खर्च करेंगे फ्यूचर में, वो कैलकुलेट करना है, जो कि फ्यूचर वैल्यू। तो वही सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे, FV निकालना है, PV की वैल्यू पुट करी। इंटरेस्ट रेट 5% दिया हुआ है, 5% मतलब 5/100, जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है उसे डिवाइड बाय 100 करेंगे ब्रैकेट में, फिर उसकी पावर 15 नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, तो इतना आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मिस मोनिका स्पेंड्स 2,40,000, कैसे पता है क्या है ये, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी स्पेंड कर रही है पर एनम, ठीक है। विश टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाई 3% एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स एट 45% इन्फ्लेशन रेट, 4.5% इन्फ्लेशन रेट। तो इसमें ये बोल जाए कि फ्यूचर वैल्यू बताओ। तो फ्यूचर वैल्यू बताने से पहले एक एक्स्ट्रा टर्म दे दिया है इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये 3% एवरी ईयर से बढ़ाना चाहती है। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसे गिवन है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू प्लस 3% ऑफ करेंट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अगर अभी ये 2,40,000 रुपये कमा रही है पर ईयर, सॉरी स्पेंड कर रही है, और ये चाहती है कि हर साल 2,40,000 प्लस 3% एक्स्ट्रा स्पेंड करे फ्यूचर में, इतने % इन्फ्लेशन से, इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इतने सालों बाद। तो उसके लिए से क्या करना पड़ेगा, तो इसमें सीधा सीधा फ्यूचर वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह नहीं निकाल सकते हम। इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, हर साल जो ये 3% बढ़ाना चाह रही है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो पहले उसे हम प्रेजेंट वैल्यू में ही कंसिडर कर लेते हैं, बाद में कैलकुलेट करने के बजाय। प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई, जो भी गिवन प्रेजेंट वैल्यू है स्पेंडिंग का अमाउंट, उस पर उसी चीज़ का 3% ऐड कर दिया, तो 2,40,000 प्लस 3% ऑफ 2,40,000, तो ये इतना पैसा बन गया प्रेजेंट वैल्यू। अब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल दी, तो ये 3% एवरी ईयर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहती है ये भी कंसिडर हो गया, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एज सच, सॉरी फ्यूचर वैल्यू निकालने का एज सच वही फॉर्मूला था, 4.5%
इन्फ्लेशन है तो 4.5/100, 30 साल है तो 30 पावर में आंसर आ गया इसका। ठीक। थर्ड क्वेश्चन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। राजन स्पेंड्स करता है, स्पेंड्स मतलब प्रेजेंट वैल्यू 3,60,000 पर ईयर, रिटायर्स आफ्टर 15 साल, 15 साल बाद रिटायर हो रहा है एंड वांट्स टू मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो आज आज अगर 60,000 ही है ना, 60,000 पर ईयर खर्च कर रहा है, 10 साल बाद हो सकता है 60,000 में उतने सामान नहीं खरीद पाए जितने आज खरीद पाएगा। इसलिए फ्यूचर वैल्यू जाननी कि उस वक्त कितना पैसा चाहिए होगा मुझे, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ते 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 मुझे कितना पैसा चाहिए होगा ताकि मैं सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकूं। उस वक्त कितना कमाऊं कि ऐसा लगे जैसे 60,000 रुपये कमा रहा हूँ मैं। और इसमें 3 इन्फ्लेशन रेट दिए हुए हैं। 15 साल बाद रिटायर होगा ना, तो उसके बाद जो पहले 5 साल है उसमें इंटरेस्ट है 5%, सेकंड 5 साल है उसमें है इंटरेस्ट 4.5% पर ईयर, थर्ड 5 साल है उसमें है 5.5%। तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट ये भी दे दिया, जब 60 साल का हो जाएगा ना वो, तो उसे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं रहनी है, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नहीं रहना है, नहीं जीनी है वो जिंदगी। उसे 75% जो भी वैल्यू लगती है, जैसे 60,000 आज लग रहे हैं, फ्यूचर में उसकी कुछ और वैल्यू होगी, 70-80 हज़ार रुपये होंगे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए, उसको उसका 75% यूज़ करना है, 100% में नहीं यूज़ करना है। तो पहले फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका 75% निकाल के बता देंगे अच्छा ये इतना अमाउंट चाहिए उसे ज़िंदगी जीने के लिए। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 इंटरेस्ट है तो एक एक करके निकालेंगे 5-5 साल के लिए। और हर एक फ्यूचर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 15 साल है, 1 to 5 ईयर्स की जो फ्यूचर वैल्यू है, जो 5 साल बाद उसके पास अमाउंट बचेगा, वो नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन में प्रेजेंट वैल्यू बच जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 3,60,000 रुपये अभी खर्च कर रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पहले 5 साल के लिए 5%, तो 5/100 की पावर 5। तो ये पहली फ्यूचर वैल्यू आ गई। 5 साल बाद इतना अमाउंट चाहिए होगा 60,000 की ज़िंदगी जीने के लिए, 3,60,000 की ज़िंदगी जीने के लिए पर एनम। कभी भी मैंने पीछे 60,000 बोला हो तो पार्डन मी फॉर दैट, 3,60,000 दिया था। अब क्या चाहिए, इसको एज अ प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर कर देंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन में, बिकॉज इंटरेस्ट बदल गया है, तो ऑब्वियस ही बात है उस वक्त पर जब इंटरेस्ट बदल जाए तो उसी वक्त का पैसा कंसिडर करना पड़ेगा, 3,60,000 से नहीं निकाल सकते आंसर। तो फ्यूचर वैल्यू 2 निकालेंगे हम। ये जो आंसर आया ये प्रेजेंट वैल्यू बन गई, इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% कंसिडर करा और नेक्स्ट 5 साल के लिए निकाल दिया। फिर एक आंसर आया 10 साल बाद इतना पैसा लगेगा, उसे हमने फ्यूचर वैल्यू 3 के लिए कंसिडर कर लिया प्रेजेंट वैल्यू, फिर हमने नेक्स्ट इंटरेस्ट परसेंटेज यूज़ करी, नेक्स्ट 5 साल के लिए फाइनल वैल्यू निकाल दी। तो ये फाइनल फ्यूचर वैल्यू इतनी है डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट की वजह से। अब इसने बोला है मुझे इतने खर्च नहीं करने हैं पर ईयर, मुझे इसका 75% खर्च करना है, तो हमने उसका 75% कैलकुलेट करके बता दिया कि ये पैसा वो खर्च करेगा, 75% इसका इतना होता है। ठीक। तो 3,60,000 अगर अभी पर ईयर खर्च कर रहा है तो उसको फ्यूचर में 7,48,000, मतलब इतनी महंगाई का इतना इफेक्ट पड़ जाता है, डबल पैसा कमाना पड़ेगा, और उसका ये 75% खर्च कर रहा है, तो ये रहा आंसर। ठीक है। अब एक सुधा नीड्स, अब नीड्स आ गया तो फ्यूचर वैल्यू गिवन है क्योंकि स्पेंड्स नीड्स फ्यूचर टर्म्स में है। ठीक है। सुधा नीड्स 5,25,000 आफ्टर 5 ईयर्स एंड 10,00,000 आफ्टर 12 ईयर्स। तो फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, एन दे रखा है 2 केसेस के लिए, टू बाई अ कार एंड हाउस। इक्विटी हो गई 15%, इक्विटी बोल लो या इंटरेस्ट बोल लो या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल लो या इन्फ्लेशन बोल लो, सेम चीज़ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्विटी है इतनी। व्हाट टू इन्वेस्ट नाउ टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज 2 गोल्स, टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज 2 गोल्स। मैंने लिखा नहीं है इतना, लेकिन बोल अलग से रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। तो 2 फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, अलग अलग साल दे रखे। इक्विटी दोनों के लिए सेम है 15%, तो अलग अलग फ्यूचर वैल्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, बिकॉज पैसा पूछ रहा है कि अभी कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में 5,25,000 बना सके 5 साल बाद, 10,00,000 बना सके 12 साल बाद। तो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट अभी कितनी चाहिए दोनों चीज़ों के लिए एट अ टाइम, तो दोनों चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट तो एक साथ करेगी वो, लेकिन कैलकुलेशन अलग अलग होगी। फ्यूचर वैल्यू 1 में 5,25,000 है 5 साल के लिए, कार के लिए ही, और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से निकाल दिया। एफ मी में 1 + r की पावर n इंटू पी वी हो रहा था, तो पी वी में उल्टा हो गया, डिवाइड हो गया यहाँ पर। फिर सेम वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, 15% इंटरेस्ट है 5 साल के लिए, तो इतना आ गया आंसर। सेकंड फ्यूचर वैल्यू हाउस के लिए कितनी है, 10,00,000 से चाहिए, 12 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, पीवी हमने इसकी निकाल दी। जो दोनों पीवी निकाली हमने, ऊपर वाली नीचे वाली दोनों को ऐड करके हमने आंसर बना दिया। लंप सम बोल रहे थे तो इस पॉइंट में नहीं लिखा हमने। क्वेश्चन 5 है, समवन इन्वेस्टेड इन बैंक एंड गॉट, एक बस ये ज़बरदस्ती की लाइन यूज़ नहीं हो रही। इसमें ये देखा था कि किसी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा था बैंक में या किसी स्कीम में और उसे 11 लाख मिल गए थे 15% इंटरेस्ट पे। ठीक है। तो उसे सिमिलरली सेम इन्वेस्टमेंट करनी है दूसरी जगह पर
एक इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की 15% इंटरेस्ट पर, दूसरी इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए की कितने परसेंट इंटरेस्ट पर, 15% इंटरेस्ट पर ही है, लेकिन ये अगले साल हो रही है। जैसे फर्स्ट ईयर पर ये वाली इन्वेस्टमेंट हुई 2 लाख की, तो नेक्स्ट ईयर पर 3 लाख की हुई, और ये टोटल 10 साल बाद का कैलकुलेशन पूछ रहा है कि बैंक में 10 साल बाद कितना अमाउंट होगा। तो विच मीन्स कि जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, उसके लिए तो एन होगा 10 साल, क्योंकि वो आज के साल में हो रही है, लेकिन एक साल बाद जो इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसके लिए एन होगा 9 साल। टोटल 10 साल बाद बैंक में अमाउंट पूछ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर करी है दूसरी वाली 3 लाख वाली, तो बस एन चेंज होगा, तो ये देखना था हमने। तो दो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमने, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, एक में एन हो गया, एक में एन 9 हो गया, और प्रेजेंट वैल्यूज चेंज हुई, ये दोनों आंसर आ गए, इन दोनों को ऐड कर दिया और हमने बता दिया बैंक में इतना पैसा होगा। अब ये जो ऊपर वाली लाइन थी 11 लाख है उसके बैंक में, अगर हम इसे कंसिडर कर लें कि हाँ चलो ठीक है 11 लाख अभी है बैंक में, और इसने 11 लाख बैंक में रखे 10 साल तक, तो 11 लाख प्लस ये दो वैल्यूज जो हुई, इतना पैसा होगा बैंक में। लेकिन मैंने क्या लिखा है कि 11 लाख हटा दो, कि उसने 10 साल में 11 लाख को क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, सिर्फ इन दोनों इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट स्कीम से कितना पैसा जनरेट हुआ बैंक में सेव हुआ, तो वो ये आंसर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं था। अब एक क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, ईयर्स दे रखा ऑप्शन था, तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से ही हम निकाल देंगे। देखो अब ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि हर जगह याद करने जाएंगे नहीं, हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, हर चीज़ निकाल देंगे। एफ वी इक्वल्स टू पी वी 1+r⁴n, अगर पी वी को हम इधर ले जाएं, एफ वी अपॉन पी वी हो जाएगा 1+r⁴n, ये वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, एफ वी अपॉन पी वी। अब अगर हम एन की जो यहाँ पे पावर होती है, अगर पावर हटानी होती है ना, तो बोथ साइड को एन की पावर से डिवाइड कर देते हैं, तो एफ वी अपॉन पी वी की पावर 1/n हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1+r, क्योंकि n से n कट जाएगा। फिर एफ वी अपॉन पी वी के पावर 1/n, उससे एक इस 1 को यहाँ पे ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो वही है फॉर्मूला यहाँ पर, r इज गोज टू एफ वी अपॉन पी वी के पावर होल 1/n -1, ये -1 अलग से इस आंसर में जो भी आया इससे -1 कर देंगे, तो ऐसे ही कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। सेकंड चीज़ है एन्युटी। एन्युटी वो इक्वल इंस्टॉलमेंट है जो पर डे या पर मंथ या पर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 महीना, साल में 12 महीने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होंगे, मतलब 3 महीने कितनी बार आएंगे एक साल में, तो 4 बार आएंगे, तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स 4 होते हैं साल में, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 4 क्वार्टर एक साल में, या हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, या फुल ईयर पर हम पेमेंट देते हैं। एन्युटी कुछ नहीं होती, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर जाती है। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है लोन, रेंट और ईएमआई। तो लोन, रेंट और ईएमआई कहीं पर भी लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट वो पर मंथ जा रहा है, पर ईयर नहीं जा रहा है, तो उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो एन्युटी का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में समझ में नहीं आता एन्युटी का है या प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का है। एन्युटी में भी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, बस थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बिकॉज हमारा मोटिव इक्वल इंस्टॉलमेंट्स को निकालने पर है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, 12 महीने होते हैं, 4 क्वार्टर्स ऑफ 3 मंथ्स ईच होते हैं, या 2 हाफ ईयरली होते हैं 6 मंथ्स, या सेमी एनुअली भी कह सकते हैं उसे, या एक साल में एक साल ही होता है। तो ये मैंने कैलकुलेशन लिखी, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में इसे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ पर फॉर्मूला बदल जाता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी एफ एनुइटी या इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन कैसे बचानेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा या तो इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ होगा, या तो लोन्स, ईएमआई, और एक और जो वर्ड मैंने बोला था लोन्स, ईएमआई एंड रेंट, ये लिखा होगा, तो बाय डिफॉल्ट पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो पीवी इज इक्वल टू सी एफ एनुइटी 1 - 1+r की पावर -n अपॉन r, तो इसे 1 - 1/1+r की पावर n भी लिख सकते हैं अगर आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट ना करना आए, अपॉन r। ठीक, फ्यूचर वैल्यू को वैसे ही निकाल देंगे जो एक टिपिकल फॉर्मूला है, बस एन्युटी कंसिडरेशन देखनी है हमें। अब क्वेश्चन में अगर पर डे या डेली लिखा हुआ होगा, तो जितना भी n गिवन है, मान लो 5 ईयर्स n गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो उस 5 ईयर्स से 5 × 365 करेंगे, इतने डेज के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, r भाई 365 करेंगे, रेट इतना बढ़ जाएगा। अगर एक साल में इतना इंटरेस्ट लग रहा है तो एक दिन में इतना इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, वैसे ही अगर पर मंथ है, जो कि ज़्यादातर यूज होता है लोन्स, ईएमआईज पर, लोन्स, ईएमआईज और रेंट पर, तो n जो भी दिया होगा आपको नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 12 हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट होगा पर ईयर वाला वो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, क्योंकि पर मंथ का कैलकुलेशन होगा, पर मंथ कितना इंटरेस्ट लग रहा है। वैसे ही
नंबर ऑफ क्वार्टर्स दिया होगा तो n इंटू 4 हो जाएगा, r डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इसका बेसिक मोटिव यही है कि एक साल में कितना ईयर्स है या कितना डेज है या कितना मंथ है या कितना क्वार्टर है। तो एक साल में 4 क्वार्टर है 3 महीने का, तो n इंटू 4 n r बाई 4 होगा। वैसे ही अगर सेमी एनुअल या हाफ ईयरली होगा तो n इंटू 2 r बाई 2। तो ईएमआई वगैरह या लोन्स वगैरह मेंशन हो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाता है ये। ठीक, क्वार्टर का मैंने वही बताया जो मुंह से बता दिया। तो इसमें क्वेश्चन यही है, मिस्टर एक्स बोरोस इतना पैसा ले रहा है वो, तो इसमें बोरोस है मतलब अभी मिल चुका है उसे पैसा, लोन मिल चुका है 5 लाख। अगर ये एक बार इंस्टॉलमेंट, एनुटी का क्वेश्चन है, समझ आ गया। फॉर 20 ईयर्स 10% कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, CFE कैलकुलेट करवा रहे होते हैं एनुटी। तो हमने सिंपल फॉर्मूला में भरा, अभी का जितना पैसा मिल गया वो पीवी में लिखा, इसको जो सी एफ कैलकुलेट करना है, 1 माइनस 1 प्लस आर, आर था 10% तो 10/100। इसमें कोई पर मंथ वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर वैसा करना है। नीचे ही आर लिख दिया तो इन सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन भी यही है कि 13,000 का टीवी खरीदा है, उसके लिए डाउन पेमेंट 3,000 दे दी है, तो बची प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपये, 14% इंटरेस्ट है, 4 साल है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट या एनुटी बताओ। तो डाउन पेमेंट हटाने के बाद पीवी के हिसाब से कैलकुलेट करके सेम तरीके से आंसर निकाल देना है। डन। अब आ जाते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन पर, या रिटर्न्स वगैरह पर क्वेश्चन होता है। पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, सेकंड वाला समझाऊंगा। सेकंड वाला ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो 2 बार आया है, 2025 में भी और 2026 में भी। तो इन्वेस्टर, इसमें तो इन्वेस्टर ए ने, ये कुछ नहीं है, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न में अगर पूछे तो फॉर्मूला ये रहा, फाइनेंस माइनस इनिशियल प्लस इनकम अपॉन इनिशियल इंटू 100। और क्वेश्चन में देख लेना, ये इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये एज इट इज़ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि नहीं आता है मोस्ट प्रोबेबली। नीचे वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी है, रिटर्न एंड रिस्क पर। इसमें क्या हमने 2 चीज़ें निकालनी पड़ती है। रिटर्न मतलब एक इन्वेस्टमेंट के बाद कितना मुझे रिटर्न आया, कितना परसेंटेज ऑफ। अब रिटर्न ऐसे कैलकुलेट होता है कि मैंने अगर 10 लाख दिए किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम पर, तो मेरे 10 लाख का कितना परसेंटेज पैसा मुझे वापस आएगा। तो पैसा कैलकुलेट नहीं करना है यूनिट 1 की तरह, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सेम रिस्क, अगर मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ तो कितना परसेंटेज रिस्क है कि ये मेरी कमाई डूब जाएगी, तो दोनों एक साथ कैलकुलेट करना है। तो इसमें टिपिकल क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि 2 इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट नंबर एक्स, इन्वेस्टमेंट नंबर वाई, इन्वेस्टमेंट नेम सॉरी, और उसका रिटर्न परसेंटेज दे रखा है ऑलरेडी, और बताया है कि टोटल रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट एक्स एंड इन्वेस्टमेंट वाई कैलकुलेट करो, रिटर्न एंड रिस्क, और बताओ कौन सी इन्वेस्टमेंट फीजिबल रहेगी, कौन सी स्कीम बेहतर रहेगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, टेबल दिया हुआ होता है, हमें रिटर्न का फॉर्मूला वैसे देखोगे तो फट जाएगी, लेकिन टेबल से निकालोगे तो आसान होगा। तो रिटर्न होता है आर बार, आर बार होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू आर आई। तो मतलब हर एक टर्म को रिटर्न और हर एक प्रोबेबिलिटी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आर आई पी आई, और फिर एंड में सबको ऐड कर दोगे तो रिटर्न बन जाएगा। और रिस्क जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न में कितना डिफरेंस है। परसेंटेज में आता है दोनों आंसर, ये भी रिटर्न और रिस्क दो भी। तो इसका आंसर है अंडर रूट समेशन ऑफ पी आई इंटू आर आई माइनस आर बार का होल स्क्वायर। तो ये मैं टेबल से समझाता हूँ, इसीलिए टेबल दिया हुआ होगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दी हुई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई दी हुई होगी। कुछ नहीं करना, एक टेबल की एक कॉलम काटना है, एक जगह लिखना है रिटर्न और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का अलग से कैलकुलेट होगा, वाई का अलग से कैलकुलेट हो जाएगा, ये वाला भूल जाओ, वाई वाला भूल जाओ, ये चीज़। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा, फिर हमने क्या कैलकुलेट करा, आर आई लिखा, पी आई लिखा। हर टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यहाँ पे लिख दो, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस है, जैसा आ गया लिख दो। ठीक है, तो ये थर्ड टेबल बन गया, आर आई पी आई मल्टीप्लाई करा, इस पूरे कॉलम को ऐड कर दो, माइनस 0.5। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये माइनस में है तो ये तो घटेगा ही, तो जो भी ऐड होगा उससे ये घटेगा, तो आ जाएगा समेशन। तो ये क्या आ जाएगा, आर आई पी आई का हर टर्म का समेशन, विच मीन्स ये बन गया रिटर्न। तो जो भी आंसर ऐड होके यहाँ पे आएगा वो होगा रिटर्न। ठीक है, आर बार। ठीक है, ये पूरा यही हुआ कि आर आई पी आई को हमने हर टर्म के लिए मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया एंड में। तो ये हो गया 22.5% रिटर्न इन्वेस्टमेंट एक्स के लिए। अब रिस्क कितना है, तो आर आई माइनस आर बार का होल स्क्वायर इंटू पी आई। तो ये हम हर टर्म के लिए निकालो, फिर नीचे ऐड कर देना। तो फिलहाल पहले हर टर्म के लिए निकालते हैं। आर आई का मतलब क्या है, इस रो का आर माइनस आर बार कांस्टेंट है, आर बार क्या है हमारा, ये रिटर्न है, तो ये सब में से सेम चीज माइनस होगी, इसका होल स्क्वायर, तो विच मीन्स -10 माइनस 22.5 का होल स्क्वायर, जो भी आंसर आए इंटू पी आई, उसी रो के पी आई से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे सब पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज ये टर्म स्क्वायर हो रहा है और ये टर्म पॉजिटिव ही होता है प्रोबेबिलिटी। तो ये स्क्वायर करके ऐसे हर टर्म के लिए निकालो, ऐड कर दो। एंड में ये कैच है कि रिस्क जैसे ही आ रहा होगा तो वो रिस्क का हमने फॉर्मूला देखा था, अंडर रूट में है ये, तो ये जो भी आता है ये सिग्मा स्क्वायर आता है। तो ये आंसर ऐड करने के बाद सिग्मा स्क्वायर आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आएगा, इसका रूट ले लोगे तो एक्चुअल हमारा रिस्क आ जाएगा।
तो मैंने एक्स के लिए कैलकुलेट करके बता दिया। सेम तरीके से आर आई वाला ये वाला कॉलम लिखना है, फिर अब प्रोबेबिलिटी इसकी लिखनी है, फिर आर आई पी आई करना है, ऐड करना है, रिटर्न आ गया। फिर इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करा, हर टर्म को कैलकुलेट करा, ऐड करा तो सिग्मा स्क्वायर आ गया, फिर रूट निकाला सिग्मा आ गया। फिर एंड में मुझे ये पता चला कि दोनों के रिटर्न्स में ये 22.5% रिटर्न दे रहा है, ये 15.25% रिटर्न दे रहा है। प्लस इसमें रिस्क भी कम है, इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो ये कम रिटर्न दे रहा है, रिस्क भी ज़्यादा है, तो ये बेकार है। बिकॉज हमें चाहिए जितना पैसा डालूं उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न आए, कम से कम रिस्क हो, इसीलिए प्रोपोजल एक्स इज सेलेक्टेड। तो बस यही था सारे न्यूमेरिकल्स में। बाकी यूनिट 3 का टैक्स कैलकुलेशन बता चुका हूँ। यूनिट 4 में रिटायरमेंट प्लानिंग ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का ही हिस्सा था, इसलिए उसमें इतना अलग से करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट।